तो आज हम देखते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तन और उसकी प्रतिबिंब का निर्माण उसमें किस प्रकार से होता है। तो इसको पढ़ने के बाद पहले हम पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसे उत्तल या प्रसारित दर्पण भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं जो होती हैं, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनता है या विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अपसरित होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणों का व्यवहार उत्तल दर्पण पर आपतित किरण जो होती है परावर्तन के बाद अपसारित हो जाती है और कभी नहीं मिलती। इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर मिलती हैं जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण पर व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है जिससे बड़े क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या क्या होते हैं, कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि नियम एक जो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये चित्र में भी देखें तो ये परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरी। और नियम दूसरा क्या कहता है, फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। तो फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण, ये है आपतित किरण फोकस से गुजरती हुई फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ये परावर्तित हो गई। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। वक्रता केंद्र से गुजरती हुई किरण स्वयं पर परावर्तित होती है। तो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वह स्वयं पर परावर्तित हो जाती है। ये एक चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि ये अपसारी किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अपसारी किरण। ठीक है, इधर से आपतित किरण आई और ये परावर्तित हो गई। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखते हैं प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी, उसका सीधा और छोटा होता है। चाहे वस्तु कहीं भी स्थित होती हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनेगा। ये फोटो में भी हम देख सकते हैं, ये पिक्चर जो लगी है इसमें देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा बनता है और आभासी होता है। अब स्थिति क्या होती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ये चित्र में देखें हम तो ये ध्रुव और फोकस के बीच बना प्रतिबिंब। अब इसका आकार देखें तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की आकार से छोटा होता है और आकार में संकुचित होता है। अब हम आगे देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कितने केसेस हो सकते हैं, कितने मामले हो सकते हैं। तो जब वस्तु पर अनंत हो तब क्या होगा। जब वस्तु सी पर हो मतलब केंद्र पर हो, या केंद्र के पार हो, या वस्तु पी के पास हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, फोकस पर और एकदम बिंदु समान होता है। प्रकृति इसकी आभासी होती है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा देखें, जब वस्तु सी के पार हो मतलब उसको पार कर गई हो तो प्रतिबिंब या फोकस और पी के बीच बनता है और बिल्कुल छोटा आकार का होता है। और प्रकृति इसमें भी आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब। अब इसके बाद देखते हैं कि जब वस्तु सी पर हो, सी मतलब केंद्र पर हो, सेंटर पर हो, तब प्रतिबिंब जो होता है उसी के समान, जैसे सी के पार थी अब सी पर है, मतलब केंद्र के पार हो गई थी अब केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब एफ और पी के बीच ही बनेगा और बिल्कुल एकदम छोटी आकृति का बनेगा
और प्रकृति इसकी भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। और जब वस्तु P के पास हो, जब वस्तु P के पास होती है तब प्रतिबिंब P के पास लगभग समान बनता है, मतलब उसी की तरह जैसे P है वैसे ही बनेगा प्रतिबिंब। और प्रकृति आभासी और सीधा, मतलब जैसे मेन जिस चीज़ का प्रतिबिंब है वो और प्रतिबिंब दोनों समान बनेगा। अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो हमने कहाँ कहाँ देखा है दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण। तो पहला उदाहरण सबसे जो नॉर्मली देखा जाता है कि वाहनों के साइड मिरर में हम देखते हैं कि गाड़ी को साइड मतलब पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए साइड मिरर लगा होता है। तो उस पर अभी कभी हमने गौर फरमाया होगा, उसमें देखा होगा कि लिखा रहता है कॉन्वेक्स मिरर, तो वो लगा होता है। अब उसमें केवल उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये दिमाग में हमारे सवाल आता है। क्योंकि इसकी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब कि ज़्यादा दूर तक देखा जा सकता है, ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेता है। ड्राइवर पीछे के वाहनों को बेहतर तरीके से देख सकता है। और सुरक्षा होती है, अंधे स्थानों को कम करता है और दुर्घटनाओं से बचाता है। स्पष्टता, प्रतिबिंब सीधा और समझने में आसान होता है। अब इसके लिए सावधानियां क्या हैं। उत्तल दर्पण में वस्तुएं छोटी दिखती हैं, इसलिए दूरी का अंदाज़ा लगाने में सावधानी बरतें। मतलब कि छोटी चीज़ें दिख रही हैं तो ये पता नहीं चलता कि पास में है कि वो दूरी है, दूर है वस्तु या हमारे पास में ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा उपयोग देखते हैं कि हम कभी एटीएम जाते हैं तो एटीएम में देखते हैं तो छोटा सा एक मिरर लगा होता है, तो उसमें हमारी इमेज दिखती है, मगर उसमें हम मोटे टाइप के दिखते हैं, तो वह उत्तल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखते हैं ये इमेज भी लगी है एटीएम वाली, इसमें देखें तो ये लगा है। अब इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा के लिए दुकानों और सुपरमार्केट में उत्तल दर्पण चोरी रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं। ये दर्पण कोनों और अंधे स्थानों को देखने में मदद करते हैं, जहां नहीं देख सकते हैं, नज़र नहीं जाती, वहाँ पे साइड में लगा दिया जाता है। और व्यापक दृष्टि, एक छोटे दर्पण से बड़े क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है, जिससे सुरक्षाकर्मी या मालिक को सभी गतिविधियों पर नज़र रखने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्किंग वगैरह में हम देखते हैं तो लगे होते हैं बड़े आकार के। एटीएम वाले स्थानों पर और लिफ्टों में भी उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि आसपास की स्थिति समझी जा सके। तो आज हमने पढ़ा उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण होता क्या है, उत्तल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, परावर्तन किस तरह से होता है और कितने केसेस हैं, कौन से मामले हैं कि इस तरह से इमेज बनेगी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब सेंटर पर हो, जब फोकस पर हो। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो धन्यवाद।